चलिए, ये पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर रहेगा। अ कंपाउंड शोज अ पीएमआर पीक एट 240 हर्ट्ज डाउनफील्ड फ्रॉम द टीएमएस पीक इन द स्पेक्ट्रोमीटर ऑपरेटिंग एट, ये है ना कुछ गलत छपा है, ये 6 नहीं है, ये जो होगा ये 60 होगा, 60 मेगाहर्ट्ज। द केमिकल शिफ्ट इन पीपीएम इज डैश। अब देखिए, केमिकल शिफ्ट निकालने की फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। अब सिग्नल की जो पीक मतलब सिग्नल उसकी जो है वो 240 हर्ट्ज दिया है, तो हम लिख देते हैं 240। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, अब स्पेक्ट्रोमीटर की जो फ्रीक्वेंसी है ये 60 मेगाहर्ट्ज है। अब दोनों यूनिट सेम करने चाहिए, तो 60 मेगाहर्ट्ज मतलब 6 इंटू 10⁶ हर्ट्स ये होगा। ओके, तो 60 इंटू 10⁶ इंटू 10⁶। चलो ये कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 4। तो हमें कितनी लाइंस मिलेगी, 4 लाइंस मिलेगी। सॉरी, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। ओके, द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एंथ्रासिन। अब एंथ्रासिन आपको पता होगा, ये एंथ्रासिन है। ये जो है वो क्या है, एंथ्रासिन है ना। चलो, इसके अंदर हमें पूछा गया है कि द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ एंथ्रासिन रेडियल आयन कंसिस्ट ऑफ, कितनी लाइंस चाहिए। ओके, अब इसके अंदर कितने टाइप के न्यूक्लियी है आपको वो निकालना पड़ेगा, प्रोटॉन्स की टाइप। तो प्रोटॉन कहाँ कहाँ होंगे, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ नहीं होगा, ये 4 जगह पर। तो यहाँ 2 होंगे, ये जो होंगे वो दोनों सेम सिग्नल देंगे। क्यों सेम सिग्नल देंगे, क्योंकि इनको आप बीच से काटो तो दोनों पार्ट सेम है, मतलब ये दोनों आइडेंटिकल है। फिर इसके बाद ये वाला जो है वो आइडेंटिकल होगा, 4 के चारों। ओके, और ये वाले जो टर्मिनल दिख रहे हैं ये चारों के चारों आइडेंटिकल हो गए। तो कितने टाइप के न्यूक्लियस है, 3। अब ये है नंबर ऑफ ESR लाइंस इज इक्वल टू 2Ni+1। इसमें n जो है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियी है, तो एक बार A के लिए निकालेंगे, एक बार B के लिए निकालेंगे, खुद C के लिए निकालेंगे, मतलब 3 बार ये काम करना पड़ेगा। पर ये सब साथ में कर देना है हमें। देखो कैसे करना है, और I क्या है, स्पिन, और स्पिन की वैल्यू हमें लेनी है 1/2। ओके, एक ही प्रोटॉन है, तो कैसे करेंगे देखो। पहले मैं A के लिए फॉर्मूला बना रहा हूँ, A तो 2 इंटू N मतलब न्यूक्लियस, तो A वाले कितने न्यूक्लियस हैं, 2, तो इंटू 2 इंटू I मतलब 1/2 प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई ही करना है। अब B के लिए तो 2 इंटू N मतलब न्यूक्ली, B कितने हैं, तो 1 2 3 4 4 है, 4 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू तीसरी बार क्यों, C के लिए सेम 2 इंटू N न्यूक्लियस, C कितने हैं 4 इंटू 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगी 5 है ना, और ये भी हो जाएगा 5, तो 5 5 25 75 लाइन्स। आई थिंक मैंने कहीं ये करवा दिया है आप लोगों को, पता नहीं। चलो 75 लाइन्स। ओके, among the following diatomic molecule which one will show EPR signal। इसमें प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन जब भी आया था तब प्रॉब्लम हुआ होगा। अब EPR सिग्नल जो नहीं सॉरी इसमें नहीं, आगे आएगा। ओके, ऑप्शन मैंने देखे नहीं। EPR सिग्नल जो डाई या मैग्नेटिक, या तो हम ये कहें कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसके अंदर होंगे, मतलब सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, वो जो होगा वो EPR इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन की +1/2 और दूसरे की -1/2 एक दूसरे को कैंसिल करे तो वो इनएक्टिव होगा।
अब N2 का डायग्राम आपको पता है, N2 का डायग्राम ना हो तो आप एक बार ड्रॉ करना, और शायद मैंने ये बहुत बार डिस्कशन किया है। इसके अंदर जो है ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इसका मतलब ये इनएक्टिव होगा। ओके। HCl, अब आप कहोगे सर HCl का कैसे समझे? HCl का ऐसे समझो, H और Cl ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके इसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया। इसके बाद Cl के पास जो होगा वो 3 हो गए, पर तीनों के तीनों लॉन पेयर में है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी क्या है, पेयर्ड है, तो ये भी EPR इनएक्टिव होगा। SO2, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये दोनों के पेयर है, ये भी पेयर है और ये भी पेयर है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर, तो ये भी इनएक्टिव है, तो ये 3 में से एक भी नहीं आएगा। प्रोटीन आ सकता है, प्रोटीन क्यों आ सकता है? प्रोटीन वेरियस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, और कभी कभी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मतलब ट्रांजिशन मेटल एटम या तो आयंस अवेलेबल होते हैं, तो उनके अंदर कभी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि Fe+3। अभी मुझे इसका पूरा प्रोटीन याद नहीं, पर Fe+3 के अंदर क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये EPR एक्टिव दिखाएगा, इसीलिए हम प्रोटीन इसमें आंसर सिलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल इसका यही है, जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिज्म, वो सब EPR इनएक्टिव हो गए, तो यहाँ प्रोटीन आंसर हम सिलेक्ट करेंगे। ओके। मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट बेस्ड ऑन देयर। आइसोटोप्स जो होते हैं इसका मास अलग अलग होता है, और इसी वजह से मास डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज हम इससे इनको सेपरेट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट किससे कर सकते हैं? तो उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मास का ही होगा, इसीलिए आइसोटोप को हम मास से अलग कर सकते हैं। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल इन C13 एंड H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए, ये जो 3 हाइड्रोजन है इसके अंदर, एक मिनट, हाँ बैटरी लो हो गई, अंदर ये जो 3 प्रोटॉन है वो आइडेंटिकल हो गए, इसीलिए इसका जो एक सिग्नल है, ओके, इसके जो तीनों के तीनों प्रोटॉन हैं इसका हम सिग्नल A का है। यहाँ 2 प्रोटॉन हो गए, पर दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल नहीं देंगे, 3D स्ट्रक्चर की ही बात हो रही है, तो एक B और एक C। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस दोनों प्रोटॉन की इस साइड और इस साइड की जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगा। एक साइड पर रिंग है, एक साइड पर मिथाइल ग्रुप है, फिर कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए यहाँ एक प्रोटॉन होगा वो C, यहाँ एक प्रोटॉन होगा D, यहाँ एक प्रोटॉन होगा E, यहाँ एक प्रोटॉन होगा F, यहाँ प्रोटॉन नहीं होगा पर यहाँ प्रोटॉन होगा G। तो प्रोटॉन के कितने सिग्नल हुए? 1 2 3 4, सॉरी नंबरिंग में गड़बड़ की मैंने। चलो, तो दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर D E F G और इस वाले को हम कहेंगे H, है ना। तो कितने सिग्नल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्नल हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 NMR सिग्नल्स है, 8 सिग्नल्स है। ओके, चलिए 8 वाला सिग्नल ये रहा, बाकी तो कैंसिल ही हो गए, पर C13 भी देख लेते हैं। C13, अब देखिए जितने कार्बन है सब गिन लो,
तो एक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ओके, हो गया ख़त्म। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 13C जो हो गए वो कितने हैं? 10। और देखो बैठ रहा है 10 सिग्नल। ओके, हालांकि प्रोटॉन से ही मिल गया था। अब गलती होने की चांसेस कहाँ है पता है? यहाँ है। क्या आप सोचोगे कि दोनों के सिग्नल सेम देंगे, पर वो दोनों सेम नहीं देंगे, क्योंकि अराउंड जो इलेक्ट्रॉनिक का एटमॉस्फेयर है वो सेम नहीं है, इसीलिए। ओके, ये भी शायद करवा दिया है कहीं पर। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स। चलो, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ये है ट्रांस टू ब्यूटीन, ये हो गया ट्रांस टू ब्यूटीन। दूसरा इसमें प्रोपीन दिया है, सी प्रोपीन, तो H CH3 CH डबल बॉन्ड H हो गया प्रोपीन। चलिए इसके अंदर हम बात करें। अब आप सोचो कि ये ट्रांस टू ब्यूटीन है, इस ट्रांस टू ब्यूटीन में ये जो है 2 मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं, क्योंकि दोनों के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आप देखो, इस तरफ जैसा है और इस तरफ जैसा है, इसके पास भी वैसा का वैसा ही एटमॉस्फेयर है। मतलब ये जो 6 हाइड्रोजन है किसके? 2 मिथाइल ग्रुप के, वो क्या है? आइडेंटिकल। और इसीलिए दोनों के सिग्नल क्या हो गए? सेम हो गए, दोनों के सिग्नल अलग अलग नहीं हो गए। अब इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो, और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों भी आइडेंटिकल हो गए। इसे विसिनल प्रोटॉन भी बोला जाता है। ये जो दोनों प्रोटॉन है ना, इसे विसिनल प्रोटॉन्स भी बोला जाता है, ये भी आइडेंटिकल है। मतलब ये 2H1NMR सिग्नल हमें देंगे। तो 2 H1NMR सिग्नल दे, ऐसा ऑप्शन। ओके, तो B और D को काट दो। अब इसमें आ जाओ, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर आप गलत लिखोगे। अब ये जो 6 मिथाइल ग्रुप है, ये 3 प्रोटॉन, वो आइडेंटिकल ही हो गए, मतलब वो एक सिग्नल देंगे। तो इसका सिग्नल A कंसीडर करो, इसको भी आप B कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि वो तो हो जाएगा। अब गड़बड़ आपके लिए क्या है? आप इन दोनों को आइडेंटिकल गिनो नहीं, कभी नहीं। चलो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, आप मान लो, और प्लेनर ही होगा। आप सोचो कि इसके अराउंड हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है ना? मैं इसको पकड़ रहा हूँ। आप सोचो, इसके अराउंड हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, पर इनको देखो, एक साइड हाइड्रोजन है पर एक साइड क्या है? मिथाइल ग्रुप। मतलब इस वाले प्रोटॉन के आसपास की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन और इस वाले प्रोटॉन के आसपास की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगी, क्योंकि इसके दोनों साइड मिथाइल है, सॉरी दोनों साइड हाइड्रोजन है, पर इसके दोनों साइड एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है। मतलब ये दोनों बोथ आर नॉट आइडेंटिकल, इसीलिए इसका सिग्नल C और इसका सिग्नल D, मतलब 4H1NMR सिग्नल्स हमें देंगे। आप गलती से 3 कर सकते हो। ओके, और देखो ऑप्शन में 3 भी दिया है, ऑप्शन क्या आएगा? A। ओके, तो 4 सिग्नल इसमें मिलेंगे, 2 नहीं। ये कभी गलती मत करना, और करोगे ये लोग ऑप्शन ए से ही देंगे कि हमें मारने पर मजबूर कर दे ये लोग। चलिए, इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन H2 मॉलिक्यूल इज 4400 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन D2 मॉलिक्यूल? अब देखो, ये दोनों आइसोटॉप्स ही है,
पर यहाँ मास नहीं है, यहाँ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की बात की है। ये मैंने TYBSc नवयुग साइंस में बहुत पढ़ाया ये, बहुत। अब आपको एक बता दूँ कि फ्रीक्वेंसी की एक कैलकुलेशन है, न्यू इज इक्वल टू 1/2πc अंडर रूट के बाई म्यू। इसमें कौन क्या है वो लिखना है तो लिख लो। c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ये वाला जो है ये है फोर्स कांस्टेंट, क्या है, फोर्स कांस्टेंट। और ये जो है वो रिड्यूस, हाँ वही बराबर है, रिड्यूस्ड मास है। अब k की वैल्यू सबके लिए अलग अलग होती है, पर इन लोगों ने कह दिया है कि 4 कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, ऐसा एज्यूम कर लो। अब एक और मुझे यहाँ कहना है कि जो ये म्यू है इसकी एक फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू, हाँ, MA इंटू MB अपॉन MA प्लस MB। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ दोनों सेम है, हो सकता है 2 अलग अलग हो। चलो हम H2 के लिए कैलकुलेशन करें तो मास ऑफ A हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन तो क्या होगा 1 इंटू मास ऑफ दूसरा हाइड्रोजन 1 प्लस 1 तो ये क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। और म्यू D2 की बात करें अगर हम तो ड्यूटेरियम तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 तो 4/4 तो ये हमें क्या मिलेगा 1। ओके, तो यहाँ हम कैलकुलेशन करें। ओके चलिए, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है D2 मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी। तो म्यू फॉर D2, म्यू फॉर H2, दोनों की कंपैरिजन कर देते हैं हम, दोनों की क्या कर देते हैं कंपैरिजन। तो देखो इसके लिए क्या बनेगा 1/2πc अंडर रूट के फॉर D2 म्यू फॉर D2 डिवाइडेड बाय 1/2πc अंडर रूट के इंटू के फॉर H2 म्यू फॉर H2। अब आपको मैथ सारा बहुत तो आता है, मैं ये निकाल देता हूँ और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों को आइडेंटिकल कहा है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है ना, D2। चलो अब म्यू फॉर H2 क्या है 1/2 और इसकी वैल्यू क्या है 1, तो फाइनली ये क्या आएगा 1/√2। जगह नहीं बची है पर मैं यहाँ कर देता हूँ कैलकुलेशन कि हमें म्यू बार फॉर D2 अपॉन म्यू बार फॉर H2 इज इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 मतलब 1.41। इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है म्यू बार फॉर D2 और हमें म्यू बार फॉर, देखो इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है म्यू बार फॉर D2 तो ये ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दे दी है, कितनी दी है 4400, तो 4400 डिवाइडेड बाय 1.41 तो ये करीब करीब आप करोगे तो मेरा आंसर आया है 3120 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो 3120। अब 3120 वो करीब करीब किसके बैठेगा, तो ये देखो ऑप्शन ए के करीब बैठेगा, 3120.56 है। ओके, इसके करीब करीब है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके आसपास जा रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा 3100। ओके चलिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये एक टेबल है, इसमें तो एक ही क्वेश्चन था पर ये टेबल से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ट्रांसलेशन के लिए अगर मोनो एटॉमिक हो, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, 3 3 3 मतलब 3 ही उसके
ट्रांसलेशनल रोटेशन मिलेंगे, डिग्री मिलेगी सॉरी। फिर रोटेशन तो 0 to 1 कैसा मॉलिक्यूल है ये, टोटल मतलब इन दोनों का 3 5 3 3 6। वाइब्रेशन हो तो 0 3n-5 से किसके लिए, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए 3n-6। वहाँ n क्या है, तो जो n है वो है नंबर ऑफ एटम्स है। क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है। टोटल तो सबको कैलकुलेट कर दो, सबको कैलकुलेशन से ये आपको मिलेगा। ओके, अब देखिए हमें यहाँ क्या पूछा गया था कि द नंबर ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन क्या है, क्या बेंजीन लीनियर मॉलिक्यूल है, बेंजीन लीनियर मॉलिक्यूल है नहीं, वो नॉन लीनियर में आएगा। और हमें कौन सी पूछी थी, रोटेशनल, तो रोटेशनल इसकी कितनी मिलेगी हमें 3, तो इसके ऊपर से आंसर हम डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे 3। बाकी कोई अलग, और रोटेशन पूछा था इसलिए, कहीं इसने हमें टोटल पूछा होता विथ वाइब्रेशन तो फॉर्मूला लिखते 3n, तो जितने एटम हैं 12 एटम होते हैं C6H6, तो 12, तो 12 इंटू 3 36 टोटल रोटेशन हमें मिलते। फिर इसके अंदर वाइब्रेशन ही पूछा होता तो 3n-6, तो 3 इंटू 12-6, 12 3 जा 36 -6, तो 30 मिलते हैं। वाइब्रेशन के 30 मिलते हैं, टोटल मिलना होता तो 6, तो ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अकॉर्डिंग टू बॉर्न ऑपरे, ये कुछ गलत लिखा है, अप्रोक्सीमेशन द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इन लोगों ने क्वेश्चन में ये छापा नहीं। मैंने बहुत चेक किया कि क्या इसने कहीं गलती की है, तो इसने दिया ही नहीं था, फिर मुझे मिला ही नहीं, तो फिर मैंने भी इसको छोड़ दिया। तो यहाँ इसको देना चाहिए था ई रोट, तो रोटेशनल एनर्जी ऐसा देना चाहिए था, पर दिया नहीं, पता नहीं। ओके, हमें टोटल ई गिनना है कि टोटल ई क्या होता है इसका। तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, फिर वाइब्रेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी का जो सम है वो हमारे लिए क्या है, टोटल है। अब इसमें आप कहोगे कि सर रोटेशनल क्यों निकाला, रोटेशनल निकालने की वजह शायद इसकी ये रही होगी कि ये जो है ना बहुत कम चाहिए फॉर रोटेशन, इसीलिए इन्होंने इसको निग्लिजिबल करके निकाला। इसमें एक और चीज़ लिख लेना कि ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे कम ज़रूरत होती है, फिर इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, वाइब्रेशन के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर इसके बाद रोटेशनल के लिए, और इसके बाद इसके अंदर ट्रांसलेशनल। ओके, ये एक ऑर्डर मिला था मुझे, लिख लेना, इस पर मैं जाने वाला हूँ, पर अभी मुझे नहीं जाना है क्योंकि अभी तो मुझे ये सिर्फ ऊपर ही करवाना है, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेल में जाएंगे हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड इन मोसाबार स्पेक्ट्रोस्कोपी आर फ्रॉम द रीजन, कौन से रीजन में, तो स्पेक्ट्रम आपने बड़ा सा पढ़ा होगा। इसमें जो गामा रीजन है ना, ये गामा रीजन मतलब मोसाबार स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ होता है। आज मैंने सोचा कि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि आज के आज ये मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला डाल दूँ, फिर अब डिटेल में स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाएंगे हम, पर इतना इसके रूल थे ना वो थोड़ा जान लो, फिर डिटेल में हम अगली बार जाएंगे। ओके, चलिए।